नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली किताब के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है मास्टर योर इमोशंस। इस किताब में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, उनका सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं और इसे अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम सभी अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी भावनाओं से जूझते हैं। कभी खुशी, कभी गम, कभी तनाव, कभी चिंता और कभी क्रोध जैसी भावनाएं हमें प्रभावित करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इन भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं? यही इस किताब का मुख्य उद्देश्य है, मास्टर योर इमोशंस। इस किताब में लेखक थिबो म्यूरिस ने हमें बताया है कि कैसे हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं, उनका सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। ये किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि भावनाएं हमारे नियंत्रण में हो सकती हैं, अगर हम उन्हें सही तरीके से प्रबंधित करना सीख जाएं। ये किताब इमोशनल इंटेलिजेंस को समझने और उसे अपनी ज़िंदगी में लागू करने का बेहतरीन तरीका है। मास्टर योर इमोशंस सिर्फ एक स्वयं की मदद की किताब नहीं है, बल्कि यह भावनाओं के प्रति हमारी सोच और दृष्टिकोण को बदलने का एक प्रयास है। हम में से बहुत लोग कभी न कभी अपनी नकारात्मक भावनाओं से घिर जाते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हम उन भावनाओं से अपना संतुलन खो बैठें। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम खुद को नकारात्मक भावनाओं से बाहर निकाल सकते हैं और अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। अब हम इसे और गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि मास्टर योर इमोशंस से हम कैसे अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। चैप्टर अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस। हमारी भावनाएं हमारे दिमाग और शरीर के बीच एक गहरे संबंध का परिणाम होती हैं। भावनाएं सिर्फ एक मानसिक अवस्था नहीं होती, बल्कि ये हमारे शरीर पर भी असर डालती हैं। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा रक्तचाप बढ़ सकता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है और हमारा शरीर तनाव महसूस करता है। इसी तरह जब हम खुश होते हैं तो हमारा शरीर भी शांत और आरामदायक महसूस करता है। लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि भावनाएं बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। भावनाओं की सही पहचान करना और उन्हें समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी भावनाओं को समझने में सक्षम होते हैं तो हम उनका सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। हर भावना के पीछे एक कारण होता है। उदाहरण के लिए, गुस्सा तब उत्पन्न होता है जब हम महसूस करते हैं कि हमारी सीमा को पार किया गया है या हमें किसी ने न्याय नहीं दिया। चिंता उस समय उत्पन्न होती है जब हमें अज्ञात या आने वाले भविष्य के बारे में डर होता है। दुख तब होता है जब हमें किसी महत्वपूर्ण चीज़ या व्यक्ति की खोने का डर होता है। इस अध्याय में लेखक ने भावनाओं की जड़ को समझने का तरीका बताया है। जब हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं तो हम उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। इस ज्ञान से हमें ये समझ में आता है कि हम अपनी भावनाओं से न केवल प्रभावित हो सकते हैं, बल्कि हम उनका सकारात्मक उपयोग भी कर सकते हैं। इसके अलावा भावनाओं को अवरुद्ध करना या उन्हें दबाना कभी भी सही तरीका नहीं होता। इस किताब में बताया गया है कि जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो बाद में किसी और रूप में बाहर आती हैं, जिससे और भी ज़्यादा परेशानी होती है। इसके बजाय हमें अपनी भावनाओं को समझकर स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम उन्हें सकारात्मक दिशा में बदल सकें। चैप्टर द पावर ऑफ इमोशनल अवेयरनेस। भावनाओं की शक्ति को समझना उनके नियंत्रण के रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। भावनात्मक जागरूकता, इमोशनल अवेयरनेस का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें, बल्कि इसका मतलब यह भी है कि आप उन भावनाओं के साथ जुड़ने का तरीका समझें। जब हम भावनाओं के बारे में जागरूक होते हैं तो हम अपनी प्रतिक्रियाओं और विचारों को अधिक सजग और संयमित तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। भावनात्मक जागरूकता का सबसे पहला कदम है अपनी भावनाओं को स्वीकार करना। जब आप महसूस करते हैं कि आप गुस्से में हैं या दुखी हैं, तो उसे नज़रअंदाज करने या दबाने के बजाय उस भावना को पहचानें और उसे स्वीकार करें। जब आप अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वो अंततः बाहर निकलने का एक तरीका खोज लेती हैं, जो आपको और आपकी मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेखक ने इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात कही है कि भावनाओं का दबाव और इनसे न भागना हमें ज़्यादा मानसिक शांति दे सकता है। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम उन पर अधिक नियंत्रण पा सकते हैं। जागरूकता का एक हिस्सा ये भी है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानने के बाद उन्हें समझें और फिर देखें कि उन्हें किस तरह से सकारात्मक दिशा में मोड़ा जा सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण लिया गया है कि गुस्सा या चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं को भी आप जागरूकता के साथ स्वीकार करके अपने सकारात्मक उद्देश्य में बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको गुस्सा आता है तो आप गुस्से का उपयोग अपने विचारों को व्यक्त करने या किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप चिंतित हैं तो उस चिंता का उपयोग समस्याओं को समझने और समाधान ढूंढने के लिए कर सकते हैं।
इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि आपकी भावनाएं आपके शरीर में महसूस होती हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपके शरीर में तनाव बढ़ता है, और जब आप खुश होते हैं तो आपका शरीर आरामदायक महसूस करता है। इस जागरूकता से आप ये समझ सकते हैं कि आपकी भावनाएं आपकी मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित करती हैं, और यही कारण है कि भावनाओं का प्रबंधन करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। चैप्टर मास्टरिंग योर इमोशनल रिस्पॉन्सेस। हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाएं सिर्फ हमारे द्वारा महसूस की जाने वाली स्थितियों का परिणाम नहीं होती, बल्कि हमारी प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स पर भी निर्भर करती हैं। हमारी भावनाएं उतनी ही तीव्र होती हैं जितनी तीव्र हमारी प्रतिक्रिया होती है। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि हम अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने के द्वारा अपनी भावनाओं पर विजय पा सकते हैं। भावनाओं की प्रतिक्रिया का मतलब है किसी भी स्थिति पर हमारे द्वारा किया गया प्रतिक्रिया। अक्सर हम बिना सोचे समझे अपने इमोशंस पर प्रतिक्रिया देते हैं, जिससे बाद में हमें पछताना पड़ता है। जब हम गुस्से में होते हैं तो हम उस गुस्से को चिंता, नकारात्मक शब्दों या अवसरों का नुकसान करने में बदल सकते हैं। इसी तरह चिंता से हम निराशा या आत्मसंदेह महसूस कर सकते हैं। लेखक ने इस अध्याय में बताया है कि हमारी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी भावनाओं को पहचानने और समझने के बाद उन्हें कैसे प्रबंधित करते हैं। भावनाओं को स्वीकार करने और फिर समझने का मतलब है कि हम उनके मूल कारणों को समझ सकते हैं और फिर उस स्थिति में हम किस तरह से सकारात्मक प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि हम अपनी भावनाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें गुस्सा आता है तो हम उस गुस्से को किसी पर निकलने के बजाय उसे संतुलित और धैर्यपूर्ण तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। अगर हमें निराशा होती है तो हम उसे विकल्पों की ओर मोड़ सकते हैं और समाधान पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि भावनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को समझने और कंट्रोल करने से हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और जीवन में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि हमें कभी भी अपनी भावनाओं को दबाने या उनसे भागने की बजाय उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब हम अपनी भावनाओं को समझते हैं और उनका सकारात्मक तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हम न केवल अपने मानसिक स्वास्थ्य को सुधारते हैं, बल्कि हम अपनी जिंदगी के नियंत्रण में भी होते हैं। चैप्टर रिफ्रेमिंग नेगेटिव इमोशंस। हम सभी की जिंदगी में कभी न कभी नकारात्मक भावनाओं का सामना करना पड़ता है। चाहे वो गुस्सा हो, चिंता, अवसाद या निराशा, ये सभी भावनाएं हमें मानसिक रूप से कमजोर बना सकती हैं। लेकिन इस अध्याय में लेखक ने ये बताया है कि नकारात्मक भावनाओं को पुनः स्वरूपित रिफ्रेम करके हम उन्हें सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। रिफ्रेमिंग का मतलब है किसी भी नकारात्मक स्थिति या भावना को एक नए दृष्टिकोण से देखना। जब आप किसी चुनौती का सामना कर रहे होते हैं तो आप उस स्थिति को दूसरी तरह से देख सकते हैं और उसके सकारात्मक पहलुओं को पहचान सकते हैं। इस तरह से आप न केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि आप उन नकारात्मक भावनाओं को ऊर्जा में बदल सकते हैं जो आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करें। लेखक ने रिफ्रेमिंग की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कुछ तरीके सुझाए हैं। सबसे पहला तरीका है स्वयं से सवाल पूछना। जब आप किसी नकारात्मक भावना से घिरे होते हैं तो आप खुद से यह सवाल कर सकते हैं, क्या इस स्थिति में कोई सकारात्मक पहलू है? या क्या इस चुनौती से मैं कुछ नया सीख सकता हूँ? इन सवालों का जवाब आपको उस नकारात्मक भावना को एक नए और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने में मदद करेगा। गुस्से के बारे में सोचें। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप उस भावना को नफरत या आलोचना के रूप में देख सकते हैं। लेकिन रिफ्रेमिंग की मदद से आप उस गुस्से को ऊर्जा के रूप में देख सकते हैं, जो आपको दूसरों के साथ बेहतर संवाद करने या किसी स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रेरित कर सकती है। यही नहीं, आप चिंता जैसी भावना को भी संभावनाओं के रूप में देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जब आप किसी महत्वपूर्ण काम को लेकर चिंतित होते हैं तो आप उस चिंता को सतर्कता और तैयारी के रूप में देख सकते हैं, जो आपके कार्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि नकारात्मक भावनाओं का सामना करना हमें एक प्रकार का शक्ति देता है। जब हम अपनी भावनाओं को एक नई दिशा में मोड़ते हैं तो हम आत्मविश्वास और धैर्य जैसे गुण विकसित करते हैं। हम महसूस करते हैं कि हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम भावनाओं को सकारात्मक रूप से बदलने की क्षमता रखते हैं। रिफ्रेमिंग का अभ्यास करके हम न केवल अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, बल्कि हम अपनी सोच की ताकत को भी बढ़ा सकते हैं। लेखक ने सुझाव दिया है कि अगर हम नकारात्मक भावनाओं से जूझ रहे हैं तो हमें उन्हें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें उन्हें पुनः स्वरूपित रिफ्रेम करके उन्हें सकारात्मक शक्ति में बदलने पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर यूजिंग पॉजिटिव एफर्मेशंस टू शिफ्ट योर इमोशंस। हमारी सोच और हमारी भावनाओं के बीच एक गहरा संबंध है। जब हम अपने मन में नकारात्मक विचार पालते हैं तो वे हमें नकारात्मक भावनाओं की ओर ले जाते हैं।
इसी तरह जब हम सकारात्मक विचार सोचते हैं तो हमारे मन और शरीर में सकारात्मक बदलाव होते हैं। इस अध्याय में लेखक ने ये बताया है कि सकारात्मक आत्मकथन पॉजिटिव एफर्मेशंस का उपयोग कैसे हमारी भावनाओं को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकता है। सकारात्मक आत्मकथन एफर्मेशंस उन सकारात्मक विचारों या वाक्यों का समूह होते हैं जिन्हें हम खुद से बार बार कहते हैं। इनका उद्देश्य हमारे मानसिक स्वरूप को सुधारना है। जब हम अपने दिमाग को सकारात्मक शब्दों से भरते हैं तो हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी सुधरता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से कहते हैं मैं सक्षम हूँ या मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूँ, तो इससे आपके दिमाग और शरीर में आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लेखक के अनुसार सकारात्मक आत्मकथन केवल शब्द नहीं होते, बल्कि ये हमारे मन और भावनाओं को एक नया दृष्टिकोण देने का तरीका होते हैं। जब हम नियमित रूप से सकारात्मक आत्मकथन करते हैं तो हम अपनी सोच को विकसित कर सकते हैं और इसके साथ ही हमारी भावनाएं भी बेहतर हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप चिंता महसूस कर रहे हैं तो आप मैं शांत हूं और मैं इस स्थिति को संभाल सकता हूं जैसे सकारात्मक आत्मकथन का उपयोग कर सकते हैं। इससे आपकी चिंता कम हो सकती है और आपको बेहतर मानसिक स्थिति मिल सकती है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया है कि सकारात्मक आत्मकथन का प्रभाव और भी बढ़ सकता है अगर हम इसे विशेष रूप से और निश्चित रूप में दोहराते हैं। यानी कि अगर आप अपने आत्मकथन में मैं हर दिन सुधार कर रहा हूं जैसे वाक्य का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी मानसिकता मूल्य और विकास की ओर बढ़ेगी। इस तरह से आप न केवल अपनी सोच को बदल सकते हैं बल्कि आप अपनी भावनाओं में भी स्थिरता और शक्ति ला सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि सकारात्मक आत्मकथन का अभ्यास एक समय में नहीं होता, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। इसलिए आपको इसे रोजाना करना चाहिए और इसे सहज रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह अभ्यास आपके दिमाग में एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने में मदद करेगा और इससे आपकी भावनाएं भी संतुलित और सकारात्मक हो सकती हैं। सकारात्मक आत्मकथन को अपनाने से आप अपनी भावनाओं का अधिक नियंत्रण पा सकते हैं और अपनी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बना सकते हैं। जब हम खुद को सकारात्मक रूप से देखेंगे और सकारात्मक शब्दों से घेरेंगे तो हमारा जीवन भी सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा। लेखक ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि हम अपने नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलते हैं तो हम अपने जीवन में आत्मविश्वास और आध्यात्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। चैप्टर इमोशनल अवेयरनेस एंड एक्सेप्टेंस हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाएं कभी कभी हमें बहुत जटिल लग सकती हैं। एक पल में हम खुश होते हैं और अगले ही पल हम निराश या गुस्से में होते हैं। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि हम अपनी भावनाओं को समझने और स्वीकार करके अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। भावनाओं की पहचान और स्वीकार करने से हम उन्हें बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को अधिक संतुलित और शांत बना सकते हैं। भावनाओं को पहचानना और स्वीकार करना सबसे पहला कदम है। अक्सर हम अपनी भावनाओं को नकारते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि वे हमें कमजोर बनाएं। लेकिन लेखक का मानना है कि यदि हम अपनी भावनाओं को स्वीकार कर लेते हैं तो हम उन्हें अधिक कुशलता से प्रबंधित कर सकते हैं। जब आप गुस्से में होते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि आप अपने गुस्से को तुरंत प्रकट करें, लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि यह गुस्सा क्यों उत्पन्न हुआ। क्या ये कोई अतीत की घटना है? क्या ये किसी और की प्रतिक्रिया पर आधारित है? या फिर यह आपकी आंतरिक असंतोष का परिणाम है? भावनाओं का अवलोकन करने के लिए एक तकनीक है जिसे माइंडफुलनेस कहते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है किसी भी भावना के समय पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहना और अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय या आलोचना के स्वीकार करना। जब हम माइंडफुल होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को संवेदनशीलता और समझ से देख सकते हैं, जिससे हमें उन्हें प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए, जब आप किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो आप उस गुस्से को समझ सकते हैं और यह पहचान सकते हैं कि वह गुस्सा आपकी अपेक्षाओं या अन्य व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के कारण है। इस प्रकार माइंडफुलनेस से आप खुद को भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि भावनाओं को स्वीकार करने का मतलब यह नहीं है कि हमें उन्हें खुद पर हावी होने देना चाहिए। स्वीकार करने का मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को एक निर्णायक और संवेदनशील दृष्टिकोण से देख सकते हैं। हम महसूस कर सकते हैं कि गुस्सा, डर या चिंता जैसे भावनाएं भी हमारी सुरक्षा, विकास या समस्याओं के समाधान के रूप में एक संदेश देती हैं। जब हम इन्हें स्वीकार करते हैं तो हम उनके सकारात्मक पहलुओं को भी समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में प्रभावी निर्णय ले सकते हैं। अंत में लेखक ने यह बताया कि भावनाओं को आत्मस्वीकृति से जोड़ा जाता है। जब हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं तो हम अधिक सहानुभूति, समझ और धैर्य विकसित करते हैं। इससे हमें अपने आप को और दूसरों को सही तरीके से समझने में मदद मिलती है और हम अपनी भावनाओं से अधिक मूल्यवान तरीके से निपट सकते हैं।
लेखक के अनुसार भावनाओं को स्वीकार करने से हम खुद को शक्ति और आंतरिक शांति प्रदान करते हैं, जिससे हमारा मानसिक और भावनात्मक संतुलन बेहतर हो सकता है। चैप्टर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इमोशंस। हम सभी की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं और कभी हम पूरी तरह से थक चुके होते हैं। इस अध्याय में लेखक ने ये बताया है कि हम अपनी भावनाओं के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। हमारी भावनाएं हमारे विचारों और धारणा से जुड़ी होती हैं और इसे समझकर हम अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण पा सकते हैं। लेखक ने ये स्पष्ट किया कि हमारी भावनाएं हमेशा बाहरी परिस्थितियों पर आधारित नहीं होती, बल्कि हमारी सोच और नज़रिया पर भी निर्भर करती हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर हम किसी काम में विफल हो जाते हैं तो हम इस स्थिति को नकारात्मक रूप से देख सकते हैं और खुद को निराश कर सकते हैं, या हम इसे सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं और इससे आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे सोचने का तरीका है जो हमारी भावनाओं को निर्धारित करता है। इस अध्याय में लेखक ने यह भी बताया कि जब हम ये समझते हैं कि हम अपनी भावनाओं के लिए जिम्मेदार हैं, तो हम आत्मज्ञान और आत्म मूल्यांकन के माध्यम से अपनी भावनाओं पर काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं को समझने और सही दिशा में बदलने की आवश्यकता होती है। लेखक ने उदाहरण दिया कि जब हम गलत परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम उस स्थिति को नकारात्मक तरीके से देख सकते हैं, लेकिन जब हम इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं तो हमारी भावनाएं भी बेहतर हो सकती हैं। इस प्रक्रिया में हमारा आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता भी मजबूत होती है। भावनाओं के प्रति जिम्मेदारी का मतलब यह नहीं है कि हम हर समय खुश और शांत रहें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाओं को समझते हुए उनके प्रति संवेदनशील रहते हैं। हम अपनी भावनाओं को दूसरों पर दोष देने की बजाय खुद पर काम करते हुए उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें सकारात्मक दिशा में बदलने की कोशिश करते हैं। लेखक ने यह भी बताया कि हम अपनी भावनाओं को बदलने के लिए विकल्पों का चयन कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप गुस्से में हैं तो आप गहरी सांस ले सकते हैं, अपने विचारों को दूरी से देख सकते हैं, या स्थिति के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। ये सब आपकी चुनौतियों का सामना करने का तरीका होता है। लेखक ने यह भी कहा कि जब हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो हम अपनी आत्मनियंत्रण क्षमता को भी बढ़ाते हैं। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि हम अपनी भावनाओं के लिए पूर्ण जिम्मेदारी ले सकते हैं। ये हमें एक स्वतंत्रता देता है, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी भावनाएं केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम हैं। जब हम ये समझते हैं तो हम अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। चैप्टर रिलीजिंग इमोशनल ब्लॉकेजेस। हम सभी के जीवन में ऐसे क्षण होते हैं जब हम महसूस करते हैं कि हमारी भावनाएं अटक गई हैं या जड़ हो गई हैं। कभी कभी हम अपनी भावनाओं को पूरी तरह से महसूस नहीं कर पाते और यह हमें मानसिक और शारीरिक थकान का एहसास कराता है। इस अध्याय में लेखक ने यह बताया है कि हम भावनात्मक अवरोधों इमोशनल ब्लॉकेजेस को कैसे पहचान सकते हैं और उन्हें कैसे दूर कर सकते हैं। भावनात्मक अवरोध तब उत्पन्न होते हैं जब हम अपनी नकारात्मक भावनाओं को दबा लेते हैं या उनसे निपटने का सही तरीका नहीं ढूंढ पाते। ये अवरोध अक्सर हमारे मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति को अतीत के दर्दनाक अनुभव से बाहर आने में कठिनाई हो रही है, तो ये भावनात्मक अवरोध उसकी मानसिक शांति और जीवन के अन्य पहलुओं को प्रभावित कर सकता है। लेखक के अनुसार, जब हम अपने भावनात्मक अवरोधों को पहचानते हैं और उनसे निपटने का प्रयास करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को फिर से जागृत कर सकते हैं। भावनात्मक अवरोधों को पहचानने का पहला कदम यह है कि हम अपनी भावनाओं को समझें और महसूस करें। जब हम अपनी भावनाओं को अवशोषित करते हैं और उनका सामना करते हैं, तो हम उन्हें पहचानने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी विशेष स्थिति के बारे में विचार करते हैं और आपको अचानक दुख या गुस्सा महसूस होता है, तो ये संकेत हो सकता है कि उस स्थिति से संबंधित कोई भावनात्मक अवरोध है। लेखक ने यह भी बताया है कि भावनाओं को दबाना या अवमूल्यन करना अवरोधों को और भी बढ़ा सकता है। जब हम अपनी भावनाओं को दबाते हैं तो वे अंदर ही अंदर सड़ने लगती हैं और समय के साथ एक गहरे अवरोध का रूप ले लेती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी चिंताओं या निराशा को बार बार नज़रअंदाज करते हैं, तो यह अंततः तनाव और अवसाद का कारण बन सकता है। इसलिए लेखक ने यह सुझाया है कि हमें अपनी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए, ताकि हम उन्हें स्वस्थ तरीके से व्यक्त कर सकें। इस अध्याय में लेखक ने भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करने के कई तरीके बताए हैं। इनमें से एक महत्वपूर्ण तरीका है जर्नलिंग। जब हम अपनी भावनाओं को कागज़ पर लिखते हैं तो हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं, जिससे उनका प्रभाव कम होता है और हम खुद को हल्का महसूस करते हैं। जर्नलिंग से हमें ये समझने का भी मौका मिलता है कि हमारे भीतर कौन से भावनात्मक अवरोध हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
इसके अलावा लेखक ने आत्मस्वीकृति और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों की सलाह दी है। जब हम अपनी भावनाओं को बिना किसी आलोचना के स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें स्वतंत्रता देते हैं। हम जानते हैं कि ये भावनाएं सिर्फ क्षणिक हैं और समय के साथ वे दूर हो सकती हैं। माइंडफुलनेस हमें अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित रहने की आदत देती है, जिससे हम अपनी भावनाओं को बिना किसी अवरोध के महसूस कर सकते हैं। अंत में लेखक ने यह बताया कि भावनात्मक अवरोधों को छोड़ना एक प्रक्रिया है और इसे एक दिन में नहीं किया जा सकता। ये समय ले सकता है, लेकिन अगर हम इस प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और खुद से सहानुभूति दिखाते हैं तो हम इन अवरोधों को धीरे धीरे छोड़ सकते हैं और मन की शांति पा सकते हैं। चैप्टर ट्रांसफॉर्मिंग नेगेटिव इमोशंस इनटू पॉजिटिव वंस। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है जब हम नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं, जैसे कि गुस्सा, डर या निराशा। इन भावनाओं का हम पर गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करें। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि हम नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक भावनाओं में कैसे बदल सकते हैं। ये प्रक्रिया भावनात्मक परिवर्तन को समझने और लागू करने के बारे में है, जो हमें आंतरिक शक्ति और संतुलन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करती है। लेखक का मानना है कि नकारात्मक भावनाएं हमेशा हमारे भीतर से बाहर आने वाली चेतावनी होती हैं। जैसे जब हम गुस्से में होते हैं तो ये हमारे लिए एक संकेत हो सकता है कि कोई चीज़ हमारे लिए अप्रिय है या हमारे सीमाओं का उल्लंघन हो रहा है। इसी तरह चिंता हमें ये बताती है कि हम किसी स्थिति में अपर्याप्त महसूस कर रहे हैं। इस प्रकार नकारात्मक भावनाओं को समझना और उन पर प्रतिक्रिया करना हमें न केवल हमारे जीवन को संतुलित करने में मदद करता है, बल्कि यह हमारे सशक्तिकरण की प्रक्रिया को भी तेज करता है। गुस्से को सकारात्मक तरीके से प्रबंधित करने के लिए लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। गुस्सा हमारी आत्मसम्मान की रक्षा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जब यह अत्यधिक हो जाता है तो ये हमारे रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकता है। लेखक के अनुसार गुस्से को सकारात्मक कार्रवाई में बदलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम गहरी सांसें लें और स्थिति को परिपक्व तरीके से देखें। जब हम गुस्से को समझकर उसे शांत करते हैं तो हम इस ऊर्जा को कुछ रचनात्मक कामों में उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि समस्या का समाधान ढूंढना या स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्य प्राप्त करना। इस प्रकार गुस्सा एक प्रेरणा के रूप में काम कर सकता है, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। चिंता को प्रबंधित करने के लिए लेखक ने यह बताया कि हमें अपनी चिंता का सामना करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उससे भागें। चिंता अक्सर अज्ञात से जुड़ी होती है और जब हम किसी स्थिति के बारे में ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे और भी बड़ा और भयानक बना देता है। लेखक का कहना है कि हम सकारात्मक सोच और वास्तविकता की जांच के माध्यम से अपनी चिंता को कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें आत्मसंवाद और ध्यान की तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे हम अपनी चिंताओं को व्यवस्थित और वास्तविक रूप में देखें। निराशा भी एक सामान्य नकारात्मक भावना है, जिसे हम अक्सर तब महसूस करते हैं जब हम अपनी उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाते। निराशा को बदलने के लिए लेखक ने यह बताया कि हमें अपनी उम्मीदों को लचीला और वास्तविक बनाना चाहिए। जब हम किसी घटना या लक्ष्य में विफल होते हैं तो हमें उसे सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए और इससे आगे बढ़ने का तरीका खोजना चाहिए। निराशा के स्थान पर हम प्रेरणा और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने अगले कदम की योजना बना सकते हैं। नकारात्मक भावनाओं का रूपांतरण एक मानसिक कौशल है, जिसे अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है। लेखक ने यह कहा कि हम हमेशा अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नकारात्मक रूप से नहीं देख सकते। यदि हम इन्हें संभावनाओं के रूप में देखें तो हम उन्हें एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। ये हमें हमारी मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद करता है। अंत में लेखक ने यह स्पष्ट किया कि नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करने और सकारात्मक दिशा में बदलने का तरीका हर किसी के लिए अलग हो सकता है। लेकिन जब हम इन भावनाओं को अपने जीवन का अविभाज्य हिस्सा मानते हैं और उनका सही तरीके से प्रबंधन करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक पूर्ण और संतुलित बना सकते हैं। चैप्टर एम्ब्रेसिंग वल्नरेबिलिटी वल्नरेबिलिटी, जिसे हम अपनी कमजोरी या नकली आत्मविश्वास से जोड़कर देखते हैं, वास्तव में हमारी सच्चाई, आत्मिक शक्ति और मानवीय जुड़ाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस अध्याय में लेखक ने बताया है कि हम अपनी कमजोरियों और नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार कर उन्हें अपने जीवन का हिस्सा कैसे बना सकते हैं, ताकि हम अपनी आत्मिक शक्ति को पहचान सकें। हमारे समाज में ये धारणा है कि सच्चे नायक वो होते हैं जो अपनी भावनाओं को दबाए रखते हैं और कभी भी कमजोर नहीं पड़ते। लेकिन असल में यही वह समय है जब हम अपनी भावनात्मक स्थिति को कमजोर कर लेते हैं। लेखक का कहना है कि हम यदि अपनी कमजोरियों और भावनात्मक असुरक्षाओं को नकारते हैं तो हम अपनी आत्मिक शक्ति को स्वीकारने का एक बड़ा अवसर खो देते हैं।
लेखक ने ये बताया कि वह ULNERABILITY या कमजोरी को स्वीकार करना हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। जब हम अपनी कमजोरी को बिना किसी डर के स्वीकार करते हैं तो हम स्वयं को मानवीय रूप में देखना शुरू करते हैं। ये हमें अपनी भावनाओं और विचारों के साथ सत्यता और ईमानदारी से जुड़ने का मौका देता है। कभी न कभी हम सभी को अपनी कमजोरियों और भय का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर हम उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम इस स्थिति से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ULNERABILITY से न डरना हमें साहस और मजबूती देता है। लेखक के अनुसार हमारी सबसे बड़ी ताकत तब उभरती है जब हम अपने भय और कमजोरियों को स्वीकार करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। जब हम अपनी कमजोरियों को छिपाने की बजाय उन्हें प्रकट करते हैं तो हम वास्तविक मानव बन जाते हैं जो अपने आप को हर दृष्टि से पूर्ण समझता है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें अपनी भावनाओं को दूसरों पर थोपना चाहिए, बल्कि हमें अपनी भावनाओं और विनम्रता को अपने अंदर स्वीकार करना चाहिए। कई लोग अपनी कमजोरियों को दूसरों के सामने रखने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी सामाजिक छवि प्रभावित हो सकती है। लेकिन लेखक का कहना है कि यह डर ज़्यादातर काल्पनिक होता है। लोग हमें तब अधिक सम्मान देते हैं जब हम अपनी सच्चाई को स्वीकारते हैं, बजाय इसके कि हम एक कठोर, हठी छवि पेश करें। जब हम अपनी ULNERABILITY को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों से अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं और यही आध्यात्मिक और मानसिक शांति के रास्ते की शुरुआत है। लेखक ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि असुरक्षा और ULNERABILITY का सामना करते हुए हमें अपनी स्वयं की सीमाओं को पहचानने की आवश्यकता है। हम पूरी तरह से निरंतर विकसित होते व्यक्ति हैं और यह विकास तब संभव है जब हम अपनी कमजोरियों को सकारात्मक रूप में स्वीकारते हैं। लेखक का कहना है कि हमारी सच्चाई को दूसरों के सामने प्रकट करने से हमें संचार कौशल और संबंधों की गहराई में सुधार करने का मौका मिलता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम मदद की मांग करें, बल्कि अपनी स्थिति को समझकर हमें अपने जीवन में आध्यात्मिक और मानसिक बल का अनुभव होता है। इस अध्याय में लेखक ने बताया कि यदि हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं तो हम एक नए दृष्टिकोण को अपनाते हैं जो हमें आत्मसमर्पण, आत्मस्वीकृति और आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। जब हम सकारात्मक रूप से अपनी कमजोरी को स्वीकारते हैं तो ये हमें अपनी सशक्तता को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है और हम अपने भीतर की ताकत को पहचान सकते हैं। अंत में लेखक ने यह निष्कर्ष निकाला कि ULNERABILITY को अपनाना सिर्फ एक आध्यात्मिक कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनात्मक बारीकी को समझने, मनुष्यत्व को स्वीकारने और सामाजिक संबंधों को गहरे करने का एक तरीका है। जब हम अपनी कमजोरियों को पहचानने में डरना बंद कर देते हैं तो हम असल में अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं और जीवन को एक नए आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जी सकते हैं। चैप्टर मास्टरिंग योर इनर डायलॉग। हमारे जीवन में सबसे शक्तिशाली बातें जो होती हैं वे हमारी आंतरिक बातचीत होती हैं। ये वही आवाज़ है जो हम हर दिन अपने आप से बात करते हुए सुनते हैं। इस चैप्टर में लेखक ने बताया है कि हम अपनी आंतरिक बातचीत को कैसे सकारात्मक और सशक्त बना सकते हैं ताकि वह हमारे भावनात्मक संतुलन और सफलता में मदद कर सके। हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वे न केवल हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, बल्कि वे हमारे भावनाओं और कर्मों को भी दिशा देते हैं। जब हम अपनी आंतरिक बातचीत को नकारात्मक या स्वसंयम की कमी वाली दिशा में छोड़ देते हैं तो इससे हमें अवसाद, चिंता और कम आत्मविश्वास जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेखक का कहना है कि अगर हम अपनी आंतरिक आवाज़ को नियंत्रित कर लें तो हम खुद को अधिक प्रेरित, सशक्त और सफल बना सकते हैं। आंतरिक संवाद को नियंत्रित करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हम अक्सर बिना सोचे समझे अपने आप से बुरी बातें बोलते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी लक्ष्य में असफल हो जाते हैं तो हम अपनी आलोचना शुरू कर देते हैं, जैसे मैं कभी कुछ नहीं कर सकता या मैं इस काम के लायक नहीं हूँ। ऐसी सोच से हम अवसाद और निराशा का शिकार हो जाते हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि जब हम आत्म संबोधन को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो हम अपनी संभावनाओं को खोल सकते हैं। सकारात्मक आंतरिक संवाद का एक अच्छा उदाहरण है, मैं ये कर सकता हूँ या मेरे पास इस समस्या का समाधान है। ये हमें अपनी शक्तियों को पहचानने और उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित करता है। लेखक ने यह भी बताया कि आंतरिक संवाद को बदलने के लिए हमें ध्यान और सकारात्मक सोच की तकनीकों का उपयोग करना चाहिए। इससे हम अपनी सोच को अधिक सकारात्मक और सुरक्षित बना सकते हैं। मनोवैज्ञानिक रूप से हम अपने विचारों के प्रति बहुत ही संवेदनशील होते हैं। अगर हम अपने विचारों को नकारात्मक या स्वआलोचनात्मक तरीके से लेते हैं तो हम जल्दी ही अवसाद और चिंता का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने विचारों को प्रोत्साहक और सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और हमें कठिन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत देता है। लेखक ने यह भी बताया कि एक महत्वपूर्ण तरीका अपनी आंतरिक बातचीत को बेहतर बनाने का है स्वीकृति।
इसका मतलब है कि हमें अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए, न कि केवल अपने अच्छे पहलुओं को। जब हम अपनी कमजोरियों को भी बिना किसी शर्म के स्वीकारते हैं, तो हम अपने आत्मसंवाद को और भी सकारात्मक और दया भरा बना सकते हैं। इसके अलावा लेखक का मानना है कि आंतरिक संवाद को बदलने के लिए हमें इसे अच्छे कार्यों के साथ जोड़ना चाहिए। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ कदम उठाते हैं, तो ये हमें आंतरिक आत्मविश्वास और संतुलन देता है। यह एक सकारात्मक प्रतिक्रिया चक्र बनाता है। जब हम खुद से अच्छा संवाद करते हैं, तो हम सकारात्मक कार्य करते हैं, जो फिर हमारे आत्मविश्वास को और बढ़ाता है। आखिरकार, लेखक ने यह कहा कि आंतरिक संवाद को बेहतर बनाना एक दृढ़ नायक बनने की यात्रा है। ये हमारी आत्मछवि, आत्ममूल्य और स्वसंवर्धन के लिए आवश्यक है। जब हम अपनी आंतरिक आवाज़ को प्रेरणादायक और सकारात्मक बनाते हैं, तो हम अपने जीवन में शक्ति और संतुलन को ला सकते हैं। ये हमें अपने भावनात्मक परिपक्वता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ने में मदद करता है। इस अध्याय में लेखक ने हमें अपनी आंतरिक बातचीत को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने बताया है कि अगर हम अपनी आंतरिक आवाज़ को सकारात्मक और प्रोत्साहक दिशा में मोड़ते हैं, तो ये हमारे आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। सकारात्मक आंतरिक संवाद से हम जीवन के हर चुनौतीपूर्ण पल में भी प्रेरणा और उत्साह पा सकते हैं, जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।